Hello students, welcome to biology class in Hindi. नमस्कार। आज 20 मई मैंने आपसे बोला था कि 20 मई से आपकी क्लास 12th के नए वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो अब 20 मई से आपका क्लास 12th का नया लेक्चर शुरू होगा चैप्टर फर्स्ट से, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो क्लास 12th में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें कुछ चीज़ें क्लास 11 से रिलेटेड हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें क्लास 11 से रिलेटेड है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो हर चैप्टर में आएगा, उसे जानना ज़रूरी है। अगर आपने क्लास 12 में वो चीज़ें, क्लास 11 में अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, कुछ बेसिक नॉलेज दिया जाएगा जो आपको जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले जानना अति आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप क्लास 11 का स्टार्ट कर रहे हो या चाहे 12th का स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बेसिक नॉलेज में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जीव जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है और उनमें सारी क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं। तो जैसे कोई भी मटेरियल है, जैसे अगर हम बात करें इस वाइट बोर्ड की, तो वाइट बोर्ड बना होता है लकड़ी का। अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो मार्कर बना होता है प्लास्टिक का। कोई भी चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। और आपको पता है कि अगर हम ये मैटर्स को अगर हम तोड़ते जाते हैं तो अंत में हमें एक सबसे छोटा अणु मिलता है, और उसके बाद टूटने की कोई संभावना नहीं होती। अणु जो होता है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, और अणुओं से ही मिलकर ये सारी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। बहुत सारे अणु से ही मिलकर ये बनी होती हैं। अणु को अगर हम तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। उसी तरीके से जैसे ये सभी प्लास्टिक के अणुओं से मिलकर बने, ये सब लकड़ी के अणुओं से मिलकर बने, वैसे हमारा शरीर किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो हमारा शरीर लकड़ी और प्लास्टिक से नहीं मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी सबसे छोटी जो पार्टिकल्स है हमारे शरीर की, पार्टिकल्स ना कह के हम उसे संरचना कह सकते हैं, कि सबसे छोटी संरचना जिससे जीवों का शरीर मिलकर बना होता है वो कहलाती है कोशिका। तो बेसिक नॉलेज में आपको सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया जाएगा, कोशिका के प्रकार बताया जाएगा, कोशिका विभाजन के बारे में बताया जाएगा। ये जो टॉपिक हैं वो क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर चैप्टर में ये आएगा। कोशिका क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी। तो उम्मीद है आपसे, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस वीडियो को देख कर उसको याद करेंगे, तब आप क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जो अभी थोड़ी देर में अपलोड होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोशिका क्या होता है। कोशिका समस्त जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी हमारा शरीर अगर देखें तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, किसी लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक से नहीं मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। अगर आप अपने पूरे शरीर को देखेंगे तो पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी ये सब छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। पूरा शरीर हमारा, या हमारा ही नहीं, समस्त जीवित जीव का, अगर वो कोई जीव है, अगर वो जीवित है तो उसमें ज़रूर जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर वो मर चुका है तो उसकी कोशिकाएं भी मृत मानी जाती हैं। यानी जीवित जीव में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कोई भी जीव है वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। अगर उसमें कोशिका नहीं है तो वो जीवित जीव नहीं माना जाता, वो निर्जीव हो जाता है। जैसे ये, इसमें कोशिका नहीं है, लकड़ी, इसमें कोशिकाएं हैं भी तो मृत कोशिकाएं कहलाएंगी। तो कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे वो जीव मिलकर बना होता है। और मैंने बताया कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचना को बनाता है। मतलब हमारा जो पूरा शरीर बना है किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। यानी संरचना, हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कौन करता है? कोशिका। और कोशिका में ही सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, जीवों की सारी क्रियाएं, जैसे श्वसन, उपापचय, उत्सर्जन, और भी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी अभिक्रियाएं हैं, वो सभी की सभी कोशिका में संपन्न होती हैं। यानी शरीर की समस्त क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका में। कोशिका, जैसे यहाँ की बात करें, ये कोशिका है, ये सब कोशिकाओं का समूह है। ये एक कोशिका नहीं है। अगर आप इतने पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, चूँकि कोशिका बहुत छोटी होती है, इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे एक H2O को हम नहीं देख सकते, लेकिन एक गिलास भर के H2O को हम देख सकते हैं। एक दूर खड़ा व्यक्ति को, एक सिंगल व्यक्ति को हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर वहीं पर भीड़ खड़ी है और बहुत दूर है तो भीड़ हमें दिख जाती है।
उसी तरीके से एक छोटा अणु जैसे H2O जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन ग्लास भर जल को हम देख सकते हैं, वो भी तो H2O का समूह ही तो है। तो उसी तरीके से एक कोशिका को हम यहाँ नहीं देख सकते नग्न आँखों से, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। कोशिकाओं के समूह है यहाँ पर और उन्हें हम देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने इतने भाग को काट कर अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें हजारों कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कोशिका के बारे में। कोशिका जिसे इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, यहाँ पर बैटरी वाला सेल नहीं है। तो अगर मैंने बताया ना कि कोशिका बहुत छोटी होती है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अपने हाथ के इतने भाग को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देगा हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट की तरीके से संरचना दिखाई देगी। यही क्या होती हैं? यही कोशिकाएं होती हैं, सेल्स कहते हैं इन्हें। जब इतने भाग में हजारों कोशिकाएं हैं तो पूरे शरीर में पता नहीं कितनी कोशिकाएं होंगी, असंख्य कोशिकाएं। हमारे शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी इतने भाग को अगर हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6 कोशिका, 7, 8 कोशिका, 9, 10 कोशिका, इतने सारे कोशिकाओं का समूह दिखता है। यानी कोशिका हमारे शरीर की संरचना बनाती है। हाथ, पैर, नाक, कान सब किसके बने? कोशिकाओं से मिलकर बने। एक तो हमारे शरीर की संरचना को बनाती है और दूसरा शरीर में होने वाले समस्त क्रियाएं, उत्सर्जन, श्वसन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ कहाँ होता है? कोशिका में होता है। कोशिका में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा का प्रयोग हम हाथ पैर को हिलाने डुलाने, बोलने और चलने में करते हैं। यानी शरीर की समस्त क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका में। तो इसलिए हम कोशिका को क्या कह सकते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यानी हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यहाँ पर हमें 2 शब्दों को हमेशा याद रखना है और अगर इसी 2 शब्दों को याद रख लेंगे तो कोशिका का आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि संरचना बनाती है और दूसरा कार्य करती है। इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर की संरचना बनाती है, हाथ पैर नाक कान गला बनाती है, सारा शरीर बनाती है। सभी जीवों का, हमारे ही नहीं, ये तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सभी जीवों के शरीर की संरचना को बनाता है और साथ में सारे जीवों में सभी क्रियाएं संपादित होती हैं कोशिकाओं में। इसलिए हम कोशिका की डेफिनेशन देते हैं, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा, ये सबसे छोटी इकाई होती है। जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक है। अब कुछ बातें इसकी खोज से रिलेटेड। कोशिका की खोज किसने की थी? आपको पता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो एक मृत कोशिका थी। उन्होंने बॉटल के कॉर्क पर, वाइन की जो बॉटल आती है उस पर लकड़ी का एक ढक्कन होता है, उसी ढक्कन, वो ढक्कन बनता है लकड़ी का। उस लकड़ी की कोशिका में उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में उसे देखा तो उसमें देखा कि कोष्ठक जैसी संरचना है, ऐसी संरचना है। उसको उन्होंने कोशा नाम दिया था, सेलुला। बाद में उसी को कोशिका कहा गया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन उन्होंने जिस कोशिका को देखा वो मृत था। ठीक है, वो मृत कोशिका थी। यानी जब तक पौधा जिंदा है तब तक उसकी कोशिका भी जीवित रहेगी। अब लकड़ी को काट कर ही उस कॉर्क को बनाया गया होगा, बॉटल के कॉर्क को लकड़ी से ही बनाया गया होगा। तो जब हमने पौधा काट के लकड़ी तैयार कर लिया तो पौधा तो मृत हो गया। तो जब पौधा मृत हो जाएगा तो उसकी कोशिका भी मृत हो जाएगी। तो उस कॉर्क में जो कोशिकाएं थी पौधे की वो मृत थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, सही बात है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका जिसको रॉबर्ट हुक ने देखा था वो एक मृत कोशिका थी। उसके बाद ल्यूवेन हॉक ने
एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की, और वो जीवित कोशिका में उन्होंने खोजा जीवाणु को। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी, लुवेनहॉक ने। बस इतना बहुत है, बाकी आप बहुत ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो क्लास 11 के चैप्टर 8, 9, 10 इन तीनों को पढ़ डालिए। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। बस इतना हो गया इनसे रिलेटेड। अब आइए टॉपिक पे आते हैं। आपने समझा कोशिका क्या होती है। कोशिका सभी जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी अगर हम देखें किसी भी एक जीव को, मान लो हम एक रैट को देखते हैं, तो रैट में अगर हम इसके शरीर को भी देखें, इतने भाग को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ढेर सारी कोशिकाओं के समूह दिखाई देगा। यानी कोई भी जीव हो, अगर वह जीवित है, जीवित जीव है, तो उसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर वो मर गया तो उसकी कोशिकाएं भी मृत हो जाती हैं थोड़ी देर में। तो चूहे में भी आप अगर उसके शरीर पर देखेंगे तो ढेर सारे कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यानी कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी इससे छोटा कुछ भी नहीं है। इससे छोटा तो फिर आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब दिखाई देंगे, उसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो सब नहीं। हमें ये जानना है कि सबसे छोटा आखिर क्या है हमारे शरीर में। तो सबसे छोटा कोशिका होता है, और यही कोशिका हमारे शरीर या जीवों के शरीर की संरचना को बनाती है और समस्त कार्यों को संचालित करती है। क्लियर है कोशिका क्या होती है। अब आपको बताते हैं कोशिका दिखती कैसे है। अगर आप एक कोशिका को ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। एक कोशिका में चारों तरफ मेम्ब्रेन होती हैं, कोशिका झिल्ली होती है। अगर प्लांट सेल है तो उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, और अगर बैक्टीरिया है तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाता है। यहाँ पर मैं एक प्लांट सेल को बना रहा हूँ, पौधे की कोशिका को, या पौधे की कोशिका नहीं, अभी हम जंतु की कोशिका पढ़ेंगे, क्योंकि आप अपना हाथ बनाए थे तो उसमें हाथ में आपकी जो कोशिकाएं बनी हैं। तो जंतु की कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोई भी परत नहीं होती, कोशिका भित्ति वगैरह नहीं पाई जाती जंतु कोशिकाओं में। अगर आप कोशिका में देखें तो सबसे बाहर एक झिल्ली होती है, ये झिल्ली कहलाती है कोशिका झिल्ली। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम में होती है, सेमी परमिएबल, यानी सिर्फ जल के अणुओं को आर पार आने जाने देती है, और यानी विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती। कुछ सिलेक्टिव ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अंदर बाहर आने जाने देती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और कोशिका के अगर आप मध्य में देखेंगे तो एक संरचना होती है गोल सी, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। लेकिन अभी हम इसको केंद्रक को मिटाएंगे। पहले हम समझेंगे कि कोशिका के अंदर समस्त भाग को क्या कहते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त द्रव को कहते हैं जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो सब क्लियर आप करेंगे सारे डाउट, कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पर कोशिका के अंदर के समस्त द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, एक बीच में होता है गोल सी संरचना जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज आपको पता है किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जीव द्रव्य के अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। केंद्रक के अंदर डीएनए धागे के रूप में पाया जाता है, ठीक है, डीएनए। और केंद्रक को छोड़ दें तो बाकी जो समस्त जो भाग बचा है, इस भाग को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो आपको कुछ समझ में आया अंतर कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है, कौन बड़ा है, जीव द्रव्य बड़ा है या कोशिका द्रव्य? ऑफ कोर्स कोशिका द्रव्य, सॉरी जीव द्रव्य ही बड़ा है, क्योंकि जीव द्रव्य तो सबको लेकर है, केंद्रक सबको लेकर जो समस्त भाग अंदर का है कोशिका का, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर जो भाग बचता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है साइटोसोल या जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है ट्रोफोप्लाज्म।
तो साइटोसोल जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ट्रोफोप्लाज्म जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी आप इसको छोड़ देंगे, अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, वहाँ पे 11th में ही पढ़े होंगे तो वहीं तक सीमित रहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि केंद्रक को छोड़कर बाकी जो भी भाग कोशिका में पाए जाते हैं उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिकांग क्या होते हैं? अगर आप कोशिकांग को आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिका के अंग। कोशिका के अंग मतलब कोशिका को कार्य करने के लिए जितने भी अंगों की जरूरत होती है उसी को हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। एक होते हैं जिनमें एकल झिल्ली होती है, यानी सिर्फ एक झिल्ली से घिरा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो झिल्ली रहित होते हैं, जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं वो 2 होते हैं, एक होता है लवक और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, आइए देखें। लवक पौधों में पाए जाते हैं। चूंकि यहाँ पर हम अभी जंतु की कोशिका बनाए हैं इसलिए हम लवक नहीं बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, एक झिल्ली ये होगी और एक झिल्ली अंदर की तरफ ऐसे होती है, ऐसे एक संरचना बनाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? यह है माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे अंतःप्रदव्वी जालिका होता है, अंतःप्रदव्वी जालिका, और गाल्जी बॉडी होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। अंतःप्रदव्वी जालिका एकदम केंद्रक से सटी होती है, ऐसे। ठीक है, अंतःप्रदव्वी जालिका। अंतःप्रदव्वी जालिका भी 2 होते हैं, एक खुरदुरी और एक स्मूथ या चिकनी, जिसे हम कणिकामय और अकणिकामय कहते हैं। अंतःप्रदव्वी जालिका होती है और उसके बाद गाल्जी काय होता है। ये भी एकल मेम्ब्रेन, देखिए सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसमें, और जबकि यहाँ पर देखिए डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये, दूसरा मेम्ब्रेन ये। तो ये सब बातें याद रखेंगे। ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम ऐसे झिल्ली रहित कोशिकांग हैं, ऐसे पाए जाते हैं। ठीक, राइबोसोम। इतनी बातें क्लियर हुई? कोशिका में ये सारे मुख्य कोशिकांग हैं। कोशिकांग इनको भी कहते हैं, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है। ठीक है, कोशिकांग किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर नहीं है, इसको भी कोशिकांग कहेंगे क्योंकि ये कोशिका के अंदर अंग के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारा क्या है, हमारे शरीर का अंग क्या है, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब अंग हैं। तो अब इनके अंग के भी अलग अलग नाम हैं, वैसे ही कोशिका के ये सब अंग हैं और इनके भी अलग अलग नाम हैं। जैसे हमारे इसका नाम, इस अंग का नाम कान, इस अंग का नाम हाथ, तो वैसे ही इस अंग का नाम अंतःप्रदव्वी जालिका, इस अंग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, इस अंग का नाम राइबोसोम, इस अंग का नाम गाल्जी का है। क्लियर? कोशिका में ये इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और भी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन अभी उतना जानना जरूरी नहीं है, इतना आपको इनफ है। देखा कि कोशिका कैसे होता है। आइए अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। इतना आपने याद किया कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, दूसरा कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, और दूसरा कोशिका के अंदर समस्त द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य में एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होती है। केंद्रक को छोड़कर बाकी समस्त भाग क्या कहलाती है, कोशिका द्रव्य कहलाती है, साइटोप्लाज्म। यानी आपको अंतर पता चल गया। जीव द्रव्य के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक लिख सकते हैं ना। यानी जीव द्रव्य के अंदर तो सब है, पूरा भाग, यानी केंद्रक भी और कोशिका द्रव्य भी। लेकिन कोशिका द्रव्य क्या है,
केंद्रक को छोड़कर बाकी जो भाग बचते हैं वो कोशिका द्रव्य। अंतर पता चल गया कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य में। अब आपने देखा कि इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम। अब हम देखेंगे कोशिका कुल कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। बस पूरे पृथ्वी पर कुल कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। और आपको बताया है कि आर.एच. विट्टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। उसमें उन्होंने क्या किया था? आर.एच. विट्टेकर ने क्या किया था? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को 5 भागों में विभाजित कर दिया। एक वो जो जिनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें मोनेरा में भेज दिया, और एक वो जो जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका और एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम प्रोटिस्टा में रख दिए। कवक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, पौधे और जंतु 5 भागों में डिवाइड किया। इतने मिलियन स्पीसीज जीवों की जातियों की संख्या यानी इतने मिलियन जीवों के प्रकार पाए जाते हैं पृथ्वी पर, और उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधे और जंतु। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें या तो प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा या तो यूकैरियोटिक पाया जाएगा। कोई एक ऐसा जीव नहीं है जिसमें दोनों कोशिका एक ही जीव में पाया जाए। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सब के सब यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं, इसके बीच में कहीं पर भी प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं आएगा, यानी एक जीव में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की कोशिका किस में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये पाई जाती है जीवाणु में, नील हरित शैवाल में और माइकोप्लाज्मा में। अब पृथ्वी में जितने भी जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इनको छोड़ दो तो बाकी बच्चे जितने भी जंतु हैं, जितने भी कवक हैं, पौधे हैं, सब में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका। यानी सभी कवक, पौधे व जंतु में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। तो बताइए मनुष्य में कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक, क्योंकि मनुष्य जंतु में आते हैं। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, इन सब में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। समस्त पौधे, आम, बरगद, पीपल, कोई भी पौधा है उसमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। कोई भी कवक है, जो मशरूम खाते हैं वो भी कवक होता है, और जिससे दाद रोग उत्पन्न होता है वो भी कवक होता है, उसमें भी कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। क्लियर है सारी बातें कि पृथ्वी पर जितने भी जीवाणु हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जितने भी नील हरित शैवाल है उसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और माइकोप्लाज्मा में भी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो विट्टेकर ने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे सबको मोनेरा में रख दिया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को किस जगत में रखा गया तो आप कहेंगे मोनेरा जगत में। और ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है एक ऐसे जीव जिनका पूरा जीवन काल एक ही कोशिका में खत्म हो जाता है, ये एक कोशिकीय होते हैं। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जीवाणुओं को हम नग्न आंख से, आप कभी देखे जीवाणु को चलते हुए जाते किसी रोड पे? नहीं ना। तो जीवाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जीवाणु बहुत छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और मैंने पहले भी बताया कि एक कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो एक कोशिकीय होते हैं कुछ जीव, एक कोशिकीय होते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम, आप, पेड़ पौधे जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, ऐसे जीव जिसे हम आंखों से देख पा रहे हैं, नग्न आंखों से देख पा रहे हैं, उसे हम, वो क्या कहलाएगा? बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा, क्योंकि एक कोशिका को तो हम देख ही नहीं सकते। ऑफकोर्स अगर हम उसे देख रहे हैं नेक्ड आइज से तो उसका मतलब कि उसमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं। तो बहुकोशिकीय जीव जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो समस्त प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव मोनेरा में आते हैं, यानी सभी जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा सब मोनेरा में आते हैं। अब बचा क्या? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव।
तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा, कवक, पौधे और जंतु में। अब यूकैरियोटिक कोशिका वाले भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, लेकिन वो भी यूकैरियोटिक हैं तो इनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया। देखिए प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय हैं तो इनको अलग किया गया क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, तब हम उसे प्रोटिस्टा में रखते हैं, यानी एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव हैं तो उसे हम कहाँ रख देंगे, प्रोटिस्टा में। कवक क्या है, कवक में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। पौधे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। जंतु क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन अब इनमें भी अंतर होता है। कवक में अगर आप देखें तो बहुत सारे अंतर है, जैसे अपने भोजन को ये अवशोषण करके खाते हैं, मतलब सीधे जैसे कोई फॉर्म है वो पानी को सोख लेता है, वैसे ये भोजन को सोख लेते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं, ये भी एक अंतर है। जंतु भी परपोषी होता है, ठीक है, अपने भोजन के लिए पौधे पर डिपेंड होता है या अन्य जंतुओं पर डिपेंड होता है। कवक क्या होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जंतु में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती। तो ये सब अंतर है, इसके वजह से इसको 5 भागों में विभाजित किया गया। सभी जीवों को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 भागों में विभाजित किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को किस जगत में रखा गया है। ठीक, आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कि समस्त यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा गया है। अब देखिए, समस्त यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा में आते हैं। इनमें आता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय वाले जीव हैं। चलिए, आपने पढ़ लिया कि कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पाया जाता है जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा में, और यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है कवक, पौधे व जंतु में। लेकिन आपने सिर्फ अभी जो संरचना देखा है कोशिका का, वो है यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो कोशिका बनाए हैं ये अपना कोशिका बनाए हैं और ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। आपने अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना तो देखी ही नहीं, तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक की संरचना कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सबसे बाहर एक परत होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और इसके अंदर एक और परत होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। और इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है जो कुछ इस तरह से एक संरचना बनाती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है बीच में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये डीएनए किसी कोशिका केंद्रक में या किसी आवरण से ढका नहीं होता, ऐसे ही खुला हुआ कोशिका द्रव में ही बिखरा होता है। और इसके केंद्रक को हम केंद्रकाभ कहते हैं, जब केंद्रक चारों तरफ से किसी आवरण से नहीं घिरा होता। देखिए यहाँ पर एक आवरण है, चारों तरफ एक आवरण है जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं। इस आवरण को हम केंद्रक कला कहते हैं। ये जो डीएनए है केंद्रक कला से घिरा होता है, इसके अंदर बंद होता है, लेकिन इसका जो डीएनए है वो किसी भी आवरण से ढका नहीं होता। ठीक है, किसी भी आवरण से ढका नहीं होता, यानी नेक्ड डीएनए होता है, तो उसे हम केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक संरचना पाई जाती है, यानी ये आनुवंशिक डीएनए है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं जिनमें एक डीएनए कुछ गोल सी संरचना बनाती है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। कुछ में पाई जाती है, सब में नहीं। कुछ जीवाणुओं में, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक डीएनए के अतिरिक्त डीएनए एक गोलाकार संरचना बनाती है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बात भी याद रखनी है क्योंकि क्लास 12 में खूब आएगा ये प्लाज्मिड। क्लास चैप्टर नंबर 11 12 में खूब आएगा प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है। तो वहाँ पर आपको फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे, यहीं पर याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होती हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें से कुछ जीवाणु जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, उसमें आनुवंशिक डीएनए के अतिरिक्त इसके अलावा और डीएनए पाया जाता है, ऐसे गोलाकार डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका झिल्ली है वो एक ऐसी संरचना बनाती है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम का कार्य श्वसन करना होता है,
और ये एकदम जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही कार्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम करती है। अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या अंतर है, अब उसको आपको याद करना है। सबसे पहला अंतर इसके नाम में ही आता है। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है केंद्रक, यानी एक ऐसा केंद्रक जो बहुत पुराने प्रकार का है, जिसके पास कोई कवर नहीं है। तो ऐसे केंद्रक वाले कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अंतर देखिए, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सबसे पहला अंतर क्या दिख रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी इनके पास झिल्ली है, इनके पास झिल्ली है, इनके पास भी झिल्ली है। ये सब कोशिकांग यहाँ पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई अंतःप्रदव्य जालिका है, ना तो कोई गाल्जिकाएँ हैं, ना तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है राइबोसोम। यहाँ पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम झिल्ली वाला तो नहीं होता, क्योंकि ये झिल्ली रहित होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, कोई झिल्ली नहीं होती। इसलिए हमने ये शब्द यूज किया है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक। झिल्ली रहित कोशिकांग पाई जाती है राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम भी दो टाइप का होता है, 70S और 80S। यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पर होता है, तो डीएनए केंद्रक में भी होता है और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक सबसे पहला अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रदव्य जालिका, गाल्जिकाएँ, ये सब नहीं पाए जाते। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, यूकैरियोटिक कोशिका में एक सत्य केंद्रक होता है। सत्य केंद्रक का मतलब जिसके चारों तरफ केंद्रक कला भी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई केंद्रक कला नहीं है। इनका डीएनए वैसे ही कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर कि इनमें राइबोसोम 80 प्रकार का पाया जाता है, इनमें राइबोसोम 70 प्रकार का पाया जाता है। समझ में आया? ये सब अंतर था, बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने जाना कि कोशिका क्या होती है, सभी जीवों की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल प्रकार की है, कुछ नहीं होता खास इनमें, बस इनका डीएनए ऐसे ही बिखरा होता है कोशिका द्रव्य में, और मेसोसोम पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप यूकैरियोटिक को देखें तो ये बहुत एडवांस है, इसमें केंद्रक पाया जाता है विकसित, और इसमें अंतःप्रदव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएँ, ये सभी पाए जाते हैं। तो ये हो गया अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। अब दूसरा आपने ये जाना कि ये वाली कोशिका पृथ्वी पर उपस्थित किन जीवों में पाई जाती हैं। तो बताइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका पृथ्वी पर उपस्थित किन जीवों में पाई जाती है? जीवाणु में, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा में। अब पृथ्वी पे कौन से जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? तो जीवाणु, हरित लवक, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, इनको छोड़ दो, बाकी बचे जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर है? यानी मनुष्य, पौधे, जंतु, किसी भी जीव में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर? अब सोचेंगे कि वायरस क्या है, तो वायरस एक ऐसा अणु है, अणु ना कह के उसे हम एक संरचना कहेंगे। वायरस एक संरचना है जो कोई पूरी तरीके से कोशिका नहीं होती, वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। यानी एक ऐसी संरचना है वायरस जो अगर हवा में है या सेल से बाहर है, किसी भी जीवित जीव से बाहर है, तो वो निर्जीव होती है, मृत होती है। लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी शरीर में एंटर करती है, वो जीवित हो जाती है। इसीलिए वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस कोई कोशिका नहीं है, उनको इन सभी जगह पर कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है वायरस को। वायरस क्या है? जीवित भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। यानी जब बाहर हैं तो वो निर्जीव हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करते हैं वो सजीव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपने जाना। अब हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को कहाँ रखा गया है? मोनेरा में। मोनेरा में किसको रखा गया? जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। अब बाकी जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका हैं सबको
प्रोटिस्टा कवक पौधे जंतु में बांटा गया। अब आपको बता दूं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका में समाप्त हो जाता है। उस जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। याद करिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, एक ही कोशिका से मिलकर बना हो। ठीक है, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा ऐसे एक कोशिका होता है बस ऐसे। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब आपको गड्ढे के पानी को ले आइए, जो काफ़ी दिन तक तालाब में पानी पड़ा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा पानी ले आइए और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको ऐसी एक संरचना दिखेगी, वो अमीबा होता है। अमीबा तालाब वगैरह में पाए जाते हैं। तो वो एक कोशिकीय होते हैं, एक सिंगल सेल होता है जिसके अंदर केंद्रक होता है और जो भी कोशिकांग उसमें पाई जाती हैं, सब चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं अमीबा में। ठीक, तो ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय कहते हैं, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और ऐसे जीवों को हम देख भी नहीं सकते नग्न आंखों से, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कभी रोड पे चलते हुए देखा है किसी अमीबा को, किसी यूग्लिना को, किसी पैरामीशियम को? तो ये सब एक कोशिकीय होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब वो कौन से जीव होते हैं? तो सभी कवक, पौधे, जंतु, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बस ये हो गया, आपने जाना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। अब आते हैं आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका को पूरा पढ़ लिया। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है, होती तो वैसे कई प्रकार की, लेकिन मुख्य रूप से आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका जंतु में अलग होती है, पौधे में अलग होती है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, यानी ये नहीं कह सकते कि यूकैरियोटिक कोशिका का कोई प्रकार होता है, ये नहीं कह सकते, गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी थोड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये कह सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जंतु में थोड़ी अलग होती है, पौधे में थोड़ी अलग होती है, कवक में थोड़ी अलग होती है। हमें यहाँ देखना है पौधे और जंतु की कोशिका में क्या अंतर होता है। तो जंतु की कोशिका यहाँ पर बनी है, अपना ही कोशिका मैंने बनाया है। हमें पौधे की कोशिका देखनी है। अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जो यहाँ पर भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली, है ना। वैसे ही प्लांट सेल में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और झिल्ली उसके बाहर होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जो सेल वॉल जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती। पहला अंतर यही दिखा कि पादप कोशिका में, पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सेम अब उसी तरीके से पौधे की कोशिका में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है। रिक्तिका, ये भी एक कोशिकांग है। एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है जो पौधे का लगभग 90% स्थान घेरती है। यह है रिक्तिका, जिसे इंग्लिश में हम वैक्यूओल कहते हैं। वैक्यूओल, ठीक है। इसमें ज़्यादातर 90% भाग जल ही होता है। और पौधे की कोशिका में भी बीचों बीच क्या होता है, एक केंद्रक होता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। और इसके अंदर भी पाया जाता है डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ठीक, क्लियर। पौधे की कोशिका में भी अंतःप्रदव्य जालिका पाई जाती है। क्लियर। पौधे की कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है।
ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे की कोशिका में गाल्जी काय भी पाया जाता है, जो यहाँ पर आप देखें जंतु कोशिका में भी पाया जाता है ना। अब पौधे की कोशिका में कुछ चीज़ें और पाई जाती है जो जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती। पौधे की कोशिका में पाया जाता है हरित लवक, जिसके माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये कुछ अंतर हैं पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में। हालांकि दोनों की दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती, पौधे की कोशिका में पाई जाती हैं। ठीक, यह है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बस अब हमें अंतर देखना है कि पौधे की कोशिका में और जंतु की कोशिका में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर ये दिखता है कि जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेलवाल नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्तर है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा अंतर कि पौधे की कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जो जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती। तीसरा अंतर, पौधे की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिससे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। हरित लवक जंतु की कोशिका में नहीं पाए जाते, इसलिए हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते। हम लोग पूरी तरीके से पौधे या किसी अन्य जंतु पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। लेकिन पौधे अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो भोजन अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के अंदर बना लेते हैं। ये सब अंतर था पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में। ठीक, बस इतना आपने जाना कोशिका और कोशिका के प्रकार के बारे में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या होता है, ये सब आपको क्लास 11th में चैप्टर 8 और 10 में बताया गया होगा। चैप्टर 8 कोशिका और चैप्टर 10 कोशिका विभाजन, इस सब में आपको बताया गया होगा। यहाँ पर हम सिर्फ आपको रिवीजन करा रहे हैं। कोशिका पढ़ लिया, कोशिका के प्रकार भी पढ़ लिया आपने। अब आप पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीज़न किसे कहते हैं, सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना ले। हम, आप या सभी जीव एक ऐसी कोशिका से निर्मित होते हैं, एक ऐसी कोशिका से विकसित होते हैं जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते। हम सब एक सिंगल सेल से बनते हैं, उस एक सिंगल सेल को हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। आपको पता है कि जनन की प्रक्रिया के कारण ही संतान उत्पन्न होता है, और लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में दो विपरीत जनों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। नर में बनता है नर युग्मक, मादा में बनता है मादा युग्मक। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल गैमीट फ्यूज टू फीमेल गैमीट एंड फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट और युग्मनज। इसे हम जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब उससे बनता है एक द्विगुणित संरचना युग्मनज या जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल होता है, और उसी सिंगल सेल से हम लोग बनते हैं। सारे जीव एक कोशिका से मिलकर बनता है, एक कोशिका से विकसित होता है। अब वो एक कोशिका में क्या होता है कि हम लोग दिखने लगते हैं, तो वो कोशिका विभाजित होती है। युग्मनज एक कोशिका है जो माता के गर्भ में विकसित होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक फ्यूज करते हैं, तो युग्मनज बनता है, एक सिंगल सेल है। अब यो युग्मनज गर्भावधि यानी 9 महीने तक के काल में विभाजित होता है। एक कोशिका है, विभाजित होकर दो बनाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1028। मल्टीपल टाइम्स में ये सेल्स डिवाइड होती हैं और दुगना होते 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 इतनी कोशिकाएं बन जाती हैं कि वो दिखने लगती हैं। और ये सारी घटनाएं 9 महीने के अंतर्गत होती हैं। सब इतना विभाजन होता है कोशिका कि कोशिकाएं विभाजित होकर अलग अलग अंगों का फिर निर्माण करने लगती हैं। हाथ पैर बनने लगता है, ब्लड सेल्स बनने लगती हैं, हार्ट बनता है, आँख बनती है, नाक कान बनता है। 9 महीने के अंतर्गत सेल्स पूरी तरीके से विभाजित होकर पूरा शरीर बना देती हैं। और फिर संतान उत्पन्न होता है गर्भावधि के बाद
संतान उत्पन्न होता है, फिर वो वृद्धि करता है। वृद्धि के दौरान भी उसकी शरीर की समस्त कोशिकाएं विभाजन करती हैं, विभाजन करके और वो छोटा सा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते इतना बड़ा होता है और फिर वयस्क अवस्था तक कंप्लीट हो जाता है जितनी उसकी वृद्धि होनी होती है। और एक समय ऐसा आता है कि फिर उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि मनुष्यों में वृद्धि एक समय तक ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, नहीं, कुछ जगह पर कुछ कोशिकाएं विशिष्ट होती हैं जहां पर कोशिका विभाजन की क्षमता मनुष्य में होती है। जैसे हमारी स्किन सेल्स, त्वचा की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। अगर यहाँ पर कट भी जाता है कहीं पर तो आपने देखा होगा कुछ दिन बाद नया चमड़ा बन जाता है। तो चमड़ा क्या है? कोशिकाओं का समूह ही है। तो वहाँ जब कहीं पर कट लगता है तो जो कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं कट कर, वो हट जाती हैं और उनके अगल बगल जो कोशिका होती हैं वो विभाजन करके उस कटी हुई कोशिका के स्थान पर नई कोशिका ला देती हैं, जिससे वो स्थान भर जाता है। समझ में आया कि हम सब एक सिंगल सेल से बने होते हैं जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते, वो युग्मनज या जाइगोट कहलाता है। ये सब बातें आपको आगे बताई जाएंगी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में। तो एक कोशिका में ऐसा क्या होता है कि हम दिखने लगते हैं? तो एक कोशिका में विभाजन होता है। एक कोशिका विभाजित होकर 2, 3, 4 से 8, 8 से 16 ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं मल्टीपल टाइम्स में। उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। यानी एक कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। अब कोशिका विभाजन भी 2 प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला, समसूत्री विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में माइटोसिस या इसे माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसे हम कहते हैं मियोसिस और मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, कहीं कहीं पर मियोसिस लिखा होता है, कहीं कहीं पर मियोटिक लिखा होता है। आपने अभी पढ़ा, हम अपने मनुष्य की कोशिका के बारे में बात करेंगे। मनुष्य की कोशिका, आपने पढ़ा कि मनुष्य की कोशिका में बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, सभी के कोशिकाओं में बीच में केंद्रक होता है और इसमें होता है डीएनए। लेकिन ये डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय ये जो डीएनए धागे के रूप में होती है वो एक कंडेंस होकर एक संरचना बनाती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो डीएनए से बनता है गुणसूत्र, ऐसी एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये एक गुणसूत्र, ये दूसरा, ये तीसरा गुणसूत्र। तो ऐसे गुणसूत्र बनता है। ये क्या है? एक गुणसूत्र है, जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन अभी आप डीएनए ही याद करेंगे। कोशिका केंद्रक के गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक है, 46 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं और ये सभी गुणसूत्र पेयर में होते हैं। जैसे एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र ये है, तो दोनों पेयर में हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं। जुड़े का मतलब होता है पास पास रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कपल्स हैं। ये भैया हैं और ये कह सकते हैं उनकी गर्लफ्रेंड है, तो ये साथ में रहते हैं, तो पेयर में रहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? 23 पेयर, यानी जोड़ी, 23 जोड़ी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 46। अगर इसी को जोड़ी में कर ले तो 23 नहीं हो जाएगा? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब 23 का दुगुना 46, यानी जोड़ी में कहेंगे तो 23 और टोटल कहेंगे तो 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब कोशिका विभाजन को देखेंगे। एक कोशिका है, आपने पढ़ा एक कोशिका है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ठीक है, जब किसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जब किसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो होता क्या है? पहले कोशिका का जो क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है और उसका केंद्रक विभाजित होता है। इसमें भी 46 और इसमें भी 46। फिर बीच से केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक विभाजित होता है, फिर क्या होगा कि इसमें पहले केंद्रक विभाजित होगा और गुणसूत्रों की संख्या अलग हो जाएगी। फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और इससे पूरा कोशिका अलग हो जाता है, यानी एक कोशिका ये बनी और एक कोशिका ये बनी।
ठीक है। ये कहलाता है समसूत्री विभाजन। सम का मतलब होता है समान। अभी किस चीज़ का समान? तो एक कोशिका जब विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती हैं, तो जो दो नई बनी कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जब अपने मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो, तब इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्लियर? देखिए, विभाजन तो विभाजन है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना ले, लेकिन विभाजन में अब ये क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री, यही समझना है। विभाजन का मतलब तो यही होता है कि एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना ले, लेकिन अब ये दो प्रकार के क्या हैं, तो इसी को समझना है कि समसूत्री क्या है और अर्धसूत्री क्या है। तो समसूत्री विभाजन तब कहलाता है जब कोई कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती हैं और उन दो नई बनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अपने मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो, तब ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब देखिए, ये जो कोशिका होती है जो विभाजित होती है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं, यानी इसे हम मदर सेल कहते हैं। ये सब आपको बातें याद होनी चाहिए। और जो दो नई बनी कोशिकाएं हैं उन्हें हम पुत्री कोशिका कहते हैं। पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, ये हो गया। आपने जाना कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। याद करिए, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यानी आपको ध्यान कर रखना है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनती हैं, ठीक है, और दूसरा गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी माता में है उतनी पुत्री में होगा। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, तब ऐसी कोशिका विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है, अर्ध मतलब आधा, तो जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तब इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है। ये मान लो मनुष्य की कोशिका है और मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर इसमें सबसे पहले अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट दो बार होता है, तब जाके एक अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट और फिर अर्धसूत्री सेकंड। तो जब अर्धसूत्री फर्स्ट होता है तो उसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती हैं, और उसमें दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, यानी 23 हो जाता है। ठीक है, नई बनी जो दोनों कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। फिर इसमें एक बार और सेकंड विभाजन होता है, अर्धसूत्री सेकंड होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, 23 है तो 23 ही रहता है, बस एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेती है, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर चार कोशिका बनाती है, ठीक है, चार कोशिका बनाती है। समसूत्री विभाजन में सिर्फ दो बने थे, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर चार कोशिका बनाती है। और दूसरा अंतर कि नई बनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है, यानी गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। बस यही जानना था आपको कोशिका विभाजन में। ठीक, अब ये सब अभी आएगा आपको चैप्टर फर्स्ट में, पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, सब में आएगा कोशिका विभाजन। तो उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना होगा कि द्विगुणित क्या होता है और आगुणित क्या होता है। द्विगुणित को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और आगुणित को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। द्विगुणित का मतलब होता है इंग्लिश में डिप्लॉयड, और आगुणित का मतलब होता है हैप्लॉयड। अब द्विगुणित का मतलब होता है, जानते क्या, कि गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या। द्विगुणित मतलब गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, यानी 2n बराबर मनुष्य में कितना, 46। 2n बराबर मनुष्य में 46। शब्द से क्या लगता है, शब्द से लगता है कि द्विगुणित का मतलब कुछ दुगना, लेकिन नहीं, द्विगुणित का मतलब
गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, याद करिए द्विगुणित का मतलब गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, तो यहाँ पर 2n बराबर 46 लिखेंगे। अगुणित का मतलब आधा, आधी गुणसूत्र की संख्या, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो n बराबर क्या होगा, इसका आधा कितना होगा 23। अब भाई देख लीजिए 2n बराबर जब 46 है तो n बराबर क्या होगा 46/2 कितना आएगा 23 ही तो आएगा, तो n बराबर 23 हैप्लॉइड। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, द्विगुणित कोशिका बोली जाएगी आपसे, अगुणित कोशिका बोली जाएगी। तो आपको समझना होगा जब हम द्विगुणित कोशिका कहेंगे मतलब कि उसमें गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या होगी। मनुष्य की द्विगुणित कोशिका बोलेंगे तो उसमें 46 गुणसूत्र होंगे। अगर हम बोलेंगे मनुष्य की अगुणित कोशिका यानी मनुष्य की ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी 23 है। अब बताइए इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46, तो बताइए द्विगुणित हुआ या अगुणित, क्या होगा, ठीक है द्विगुणित होगा, सही है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है। लेकिन यहाँ पर बताइए गुणसूत्रों की संख्या आधी है, बताइए द्विगुणित होगा अगुणित, क्या होगा अगुणित, ठीक। बस क्या आपने समझ लिया द्विगुणित क्या होता है यानी डिप्लॉइड क्या होता है, अगुणित क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका संरचना क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार का होता है, जंतु पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, ये सब आपने पढ़ लिया। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो जितना हो सके इसको पढ़िए, समझिए, याद करिए चीज़ों को, जो भी बताएं एकदम रट डालिए। अगर ये टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो आपको कोई भी टॉपिक क्लास 12th में डिस्टर्ब नहीं करेगा। DNA क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, सारी चीज़ें, प्लाज्मिड वगैरह सब कुछ आएगा आपकी क्लास 12th में। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और डिटेल अगर जानना है तो आप निसंकोच आप पढ़ सकते हैं। क्लास 11th के चैप्टर 8 और 10 को आप एकदम पढ़ लीजिए, तब क्लास 12th को स्टार्ट करिए तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो भी आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आप उसे पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले आप इसको याद करेंगे, तब जाकर वहाँ पर समझेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक सीक्रेट है और मैं भी उसी तरीके से पढ़ता था, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे, चाहे कोचिंग क्लास हो चाहे स्कूल की क्लास हो, तो उसमें जब कोई टीचर कोई क्वेश्चंस करता था तो हम लोग का हाथ ऐसे सीधे ऊपर उठ जाता था, हमें आता था, जो भी क्वेश्चन वो पूछते थे हमें आता था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो आज पढ़ाया गया उसे तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में जो कल पढ़ाया जाना है उसे भी हम पढ़ के ही जाते हैं, तो इससे हमें डबल बेनिफिट होता है। पहला ये ध्यान से समझिएगा, जो आज हमने पढ़ा उसे तो हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, साथ में जो कल आपको पढ़ाया जाएगा उसे भी हम तुरंत पढ़ लेंगे आज ही, तो जिससे हम जब कल उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो टॉपिक हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो हम फिर से पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा। इसके दो लाभ होते हैं। अगर जो कल पढ़ाया जाना है, मान लो आज अगर 20 मई है तो 21 मई को जो पढ़ाया जाना है तो हम 20 मई को पढ़ लेते थे कि 21 मई को क्या पढ़ाना है, उसको हम घर पे 20 मई को पढ़ लेते थे, तब जाते थे क्लास और कोचिंग में। तब वहाँ पर जब हम पहुँचते थे तो इससे दो लाभ होता था। एक तो ये कि 20 मई को यानी आज जो हम पढ़े हैं उसमें हमें जो प्रॉब्लम आई है वो 21 की क्लास में हम पूछ सकते हैं, क्योंकि 21 की क्लास में वो पढ़ाया जाएगा तो हम पूछ सकते हैं, ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। दूसरा, एक तो हम 20 मई को पढ़ लिए हैं और 21 मई को हम जब क्लास में जाएंगे तो हम उसको फिर से पढ़ेंगे, यानी रिवीजन हो जाता है। तो जो आगे की क्लास में पढ़ाई जाएगी उसको हम पहले ही पढ़ लें, तो इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो टॉपिक क्लियर हो जाता है और दूसरा जो रिवीजन हो जाता है। और साथ में अगर उससे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं और आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो उस क्वेश्चंस का आंसर भी आप दे सकते हैं। तो ये तरीका होता है, जब आप भीड़ से हट कर कुछ अलग करोगे तभी आप कुछ अलग बन पाओगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कुछ अलग करना लोगों से। हर स्टूडेंट आज के समय में यही कर रहा है, जो लेक्चर मिल रहा, पढ़ रहा, समझ रहा, नोट कर रहा, याद कर रहा, बस उसी डर्रे पे बस चल रहा कि जिस तरह से क्लास चल रही है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, हम अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। तो आप कुछ दिमाग लगाओ, कुछ अलग करो, कुछ भीड़ से कुछ अलग करो, उनसे कुछ अलग करो, तभी कुछ अलग बन पाओगे। ठीक, तो आप ये करिएगा। आप लोग जो आपको आज पढ़ाया गया इसको पढ़िए, फिर जो कल पढ़ाया जाएगा उसको भी आप आज ही पढ़ लीजिएगा, तो जिससे कल आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अब आप जो भी टॉपिक है उसको पढ़िए और जुड़े रहिए बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।